बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद रैयान। खबर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये जीडीपी -23.9% का मतलब क्या होता है? ये जीडीपी क्या होती है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना समझ लीजिए कि जीडीपी खतरे में मतलब आपकी जेब खतरे में। अभी भी आपको तरह तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी, जैसे ये महामारी के कारण हुआ जिस पर किसी का बस नहीं था। और सुनिए, हम कोई अकेला देश थोड़े हैं जिसकी जीडीपी इन दिनों इतनी खराब है। हाँ, और ये भी हमने आत्मनिर्भर किया, लोकल फॉर वोकल के लिए आवाज उठाई। तो अब ये मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी और इन सभी सवालों के जवाब तर्कों के साथ दूंगी। तो पहला सवाल, क्या कोविड ने सिर्फ हमारे देश की ही अर्थव्यवस्था को इतना आहत किया है? तो इसका जवाब इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। जवाब है नहीं। कोरोना की वजह से विश्व भर में सभी अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है, लेकिन क्या सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक ही जैसे तरीके से चोट पहुंचाई है कोविड ने? तो उसका जवाब है नहीं। उसके लिए एक बार फिर ये ग्राफ देखिए। चीन, जहां से ये बीमारी आई है, उसको देख लीजिए, 3.2% पर ग्रो कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जापान, यूएस, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके और इंडिया एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और सबसे पुअर परफॉर्मर कौन है? इंडिया। अब मुझे ये डर है कि ये आंकड़ा जो आपको बहुत भयानक दिख रहा है अभी, ये और भी ज्यादा डरावना हुआ हो सकता है, यानी ये असली आंकड़ा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि सिर्फ G7 ही नहीं बल्कि G20 देशों में भी हम सबसे खराब तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। हम सबसे पिछड़े हुए हैं। और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली स्थिति यह हो गई है कि ना तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अच्छे ठोस कदम उठाए और ना ही हम इस महामारी को बाकी देशों के मुकाबले ठीक से हैंडल कर पाए हैं। अब दूसरा सवाल, क्या ये आत्मनिर्भर और लोकल फॉर वोकल से आगे आने वाले समय में स्थिति ठीक नहीं होगी? तो इसका जवाब है, आप फिर फंस गए ना। ये सब नारों का इस्तेमाल किया जाता है आपको भ्रमित करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि देखो देखो सरकार कितना काम कर रही है। उसकी हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाती है और आपके जहन में सिर्फ वही नारे रह जाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जो करने की जरूरत ग्राउंड पर थी वो ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाए हैं। अब आप सोचेंगे और आप ये भी मुझसे पूछेंगे कि ऐसा थोड़ा ही है कि इस दौरान हमारे किसी भी क्षेत्र ने या सेक्टर ने अच्छा काम नहीं किया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दौरान अगर किसी सेक्टर ने सबसे अच्छा काम किया है तो वो है हमारा कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, जो अभी भी 3.4% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जरूर एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि अगर इंद्रदेव मेहरबान नहीं होते तो हमारे किसानों को इतना अच्छा मॉनसून नहीं प्राप्त होता। अब आप आगे आ जाइए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑलमोस्ट 50% नीचे गिरा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट 40% नीचे गिरा हुआ, और ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट जो पूरे लॉकडाउन में सबसे पूरी तरह से बंद थे वो 47% नीचे गिरे। अब आप पूछेंगे तो ये तो हर देश में हुआ होगा ना? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण रहा 130 करोड़ की आबादी वाले देश में उस समय स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन लगा दिया गया जब केसेस 500 के आसपास ही थे। हमने अपने माइग्रेंट लेबरर्स को देखा था घर जाते हुए। इस दौरान जितने केसेस कोरोना के हमारे देश में नहीं थे उससे ज्यादा तो हमने प्रवासी मजदूरों की मौत की खबर देखी। अब हो सकता है आप मुझसे ये पूछें कि ये तो पहली तिमाही है ना, इसमें लॉकडाउन था, अब देखिए सब अनलॉक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जबरदस्ती का ऐसा डर पैदा कर रही हो। तो मैं आपको बताऊं कि ये जून क्वार्टर जो है, जिसको पहली तिमाही आप बोल रहे हैं, इसके आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे पहले एक बात कही थी उसका जवाब दे देती हूं। मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि मुझे डर है कि ये जो आंकड़ा है यानी कि जीडीपी -23.9%, ये ज्यादा हो सकता है और ये असली आंकड़ा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये आंकड़ा तो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का आपके पास, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो सबसे वास्ट है हमारे देश में,
उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं अभी तक। और जब उसका आंकड़ा, क्योंकि बंद तो सब कुछ था, खराब तो सब कुछ था, रुक तो सब कुछ गया था, तो जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसके अंदर मिलता तो ये आंकड़ा कितना होता? एक्ट ऑफ गॉड, भगवान जाने। चलिए अब इस सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर ये जून क्वार्टर का जो जीडीपी आंकड़ा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आने वाले समय में, यानी साल जो बचा हुआ है, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो इन आंकड़ों पर निर्भर करेगी। यानी इसका इफेक्ट आपको आने वाले समय में, आने वाला जो पूरा साल है उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर दिखाई देगा। अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके अंदर सप्लाई कंस्ट्रेंट था। क्यों? जब बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया तो कई तरह से सप्लाई कंस्ट्रेंट शुरू हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, आपकी जॉब्स पर आ गई, जॉब्स कई लोगों की चली गई, आपको लॉस ऑफ इनकम हो गया। जब आपको लॉस ऑफ इनकम होना शुरू हो गया, जॉब्स चली गई, तो ये जो सप्लाई साइड है ये डिमांड साइड की तरफ चली गई, यानी कि डिमांड कंस्ट्रेंट भी शुरू हो गए। कई लोग, जो कि आप हम सब ये करते हैं कि हमारे पास सेविंग्स होती हैं, हम बहुत हद तक अपने सेविंग्स पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो हम सेव कहां करेंगे? और जब हमें यह पता है कि हमारे पास सेविंग भी नहीं है, हाथ में पैसा भी नहीं आ रहा है, तो खर्च कौन करेगा? खर्च कोई नहीं करेगा। तो डिमांड कम हुई कि नहीं? अब अगर ये सारी समस्या को सही समय पर एड्रेस नहीं किया गया, यानी आपकी डिमांड को सही जगह पर सही समय पर एड्रेस नहीं किया गया, तो ये वापस से एक सर्कल लेते हुए फिर से सप्लाई कंस्ट्रेंट की तरफ चला जाएगा, जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे हमारे एमएसएमई, जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी एकदम खत्म हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब आप कहेंगे कि अब इन सब चीजों के बारे में बता तो दिया, अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? जी हां, इंप्लीकेशन खराब है, डरावना है। आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाइए। जैसे कि आपने खबरें देखी है कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे ऐसे काम करने को मजबूर हो गए हैं जो उनकी स्किल, उनकी डिग्री को सूट नहीं करता। जैसे कि कोई कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, कोई कहीं पर पैंट्री का काम कर रहा है, क्योंकि जॉब्स नहीं है। अभी तक जॉब नहीं थी, लेकिन शायद कुछ हद तक उम्मीद थी। लेकिन आने वाले समय में अब वो उम्मीद भी इन आंकड़ों की वजह से उन लोगों की जाती हुई नजर आ सकती है जिनकी जॉब्स गई थी। यानी अब लॉस ऑफ जॉब्स के साथ लॉस ऑफ होप भी हो सकता है, गरीबी बढ़ सकती है, भूखमरी बढ़ सकती है, कुपोषण का शिकार छोटे बच्चे हो सकते हैं। और तो और कई लोग जो कि गांवों की तरफ से अर्बन एरियाज में इसलिए आएंगे कि उनको वहां पर आकर नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि काम नहीं है। और जब काम नहीं मिलेगा, आए वो वहां पर है, तो हो सकता है कि आपको सड़कों पर भीख मांगते हुए लोग ज्यादा नजर आ जाए। तो इसलिए अब आप ये भी कहेंगे कि फिर आप ही बताइए सोल्यूशन क्या? देखिए, हमारे सोल्यूशन बताने से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि सोल्यूशन लगातार सरकार को बताए जाते हैं, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। सोल्यूशन हर चीज के हर कदम पर होते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर काम करना होता है। इसका पहला सोल्यूशन तो यह है कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ और बात करते रहिए, समझते रहिए, जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं। उनके साथ बैठकर, अगर आप वाकई अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, उनके साथ बैठकर बात कीजिए, समझिए, और उसको फिर आप ग्राउंड पर लेकर आइए। अब इसका सबसे पहला सोल्यूशन तो यह है कि आपको मनरेगा को डबल लिमिट कर देनी चाहिए। उसका जितनी लिमिट आपने अभी तक दी है उसको आप बढ़ा दीजिए। उसमें कानून का कोई लेना देना नहीं है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी करनी पड़ेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिले, इसकी भी गारंटी आपको करनी पड़ेगी। तब जाकर लोग वहां पर वापस भी आएंगे, वहां पर आकर काम करना शुरू करेंगे, और उनको ये बात की उम्मीद रहेगी कि उनको जॉब मिलेगी, गारंटी है। इसके अलावा आपको लोगों की डिमांड बढ़ाने की तरफ काम करना पड़ेगा, और यही बात लगातार लॉकडाउन के समय विपक्षी पार्टियां भी कह ही रही थी। अगर आपको याद हो, जेब में पैसा डालिए, सीधे जेब में पैसा डालिए। वो 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां है बताइए ना, उसका क्या असर आप पर हुआ, कितना फायदा आपको हुआ, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जेब में पैसा डालने की जरूरत है, तब जाके लोगों की खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो बेटर होगी, उनके अंदर उम्मीद और होगी, और हाँ, थोड़ा सा वो सिक्योर अपने आप को जरूर फील कर सकते हैं। और साथ ही जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है, उन लोगों तक भी कितना ज्यादा एक्सेस पहुंचाया जाए, इस बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। कम से कम हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 80% हाउस तक हमारी जो भी हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी स्कीम्स,
अपनी हेल्प, अपना सपोर्ट वो उन तक तो कम से कम पहुंचे। और लास्टली मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर से ही जो ईएमआई के आपके बोझ थे, यानी कि जो इतने दिनों से आपके ऊपर नहीं थे, वो वापस से आने वाले हैं। तो इसके ऊपर जरूर सोचना पड़ेगा कि इस मॉरेटोरियम को आगे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में पैसा नहीं है, एक साथ बोझ आ जाएगा और ज्यादा दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तो अब आप सोचिए कि वो सरकार जो 2014 में इलेक्शन ईयर में डबल डिजिट ग्रोथ कर देंगे कहकर आई थी, डबल डिजिट तो हुआ लेकिन डी ग्रोथ। अब आप सोचिए, क्या ये वाकई एक्ट ऑफ गॉड है या ये आपका अपना क्रिएटेड गॉड? बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करके आप तक उस बात को कैसे आसान भाषा में पहुंचाया जाए, ये सब करने की कोशिश करते हैं। और उसके रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे एक चीज चाहिए कि मेरा YouTube चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया और आपको लगता है कि ये ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान है मेरा ये वीडियो, तो उनको भी शेयर कीजिए। नमस्ते, सत्यमेव जयते। मोहम्मद रैयान को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वस्सलाम।